हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग चालू करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट यानी प्रकाश की प्रकृति, कि भाई ये लाइट जो है ये है क्या, ये पार्टिकल है या ये वेव है। इसके बारे में अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग अपनी थ्योरी रखी और ये बहुत पुराने समय से चली आ रही है। ठीक, सबसे पहली थ्योरी ठीक लाइट के बारे में वो न्यूटन ने दी। ठीक, सर आइजैक न्यूटन ने ठीक लगभग आप कह सकते हैं कि 16वीं सेंचुरी के ख़त्म होते समय लगभग 1675 में ये अपनी थ्योरी दी जिसे हम लोग कहते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कुलस थ्योरी यानी न्यूटन का कणिका सिद्धांत। ठीक, तो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलस थ्योरी ठीक है या न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या है देखते हैं जरा। न्यूटन का ये मानना था कि जो लाइट है ये बहुत ही टाइनी और वेटलेस पार्टिकल से मिलकर बनी है। यानी इन्होंने माना था कि लाइट जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है जो बहुत ही छोटे हैं और इन्होंने नाम दिया कॉर्पस्कल्स। ठीक, कॉर्पस्कल्स यानी कणिका, कण से भी जो छोटे उन्हें बोले कणिका। ठीक, तो इनका ये कहना था कि किसी भी लाइट सोर्स से जो लाइट निकलती है वो बहुत ही टाइनी यानी बहुत छोटे, बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स के रूप में कंटिन्यूअसली क्या होती है। यानी कोई लाइट सोर्स है ठीक, तो अगर मान लीजिए कि जैसे ये कोई लाइट सोर्स है तो इससे लगातार बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स ये लगातार ये लाइट इमिट कर रहा है। इसका मतलब ये अपने अंदर से बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल जो है वो लगातार क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। क्लियर है? ठीक, तो लाइट जो होती है ठीक है किसी सोर्स से वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में जो है वो इमिट होती है। इन पार्टिकल्स को हम लोग कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसे कणिका। तो किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश जो होता है ये असंख्य सूक्ष्म और हल्के कणों के रूप में क्या होता है, उत्सर्जित होता है। बहुत छोटे छोटे हल्के कणों के रूप में क्या होता है, उत्सर्जित होता है। इन कणों को इन्होंने नाम दिया कणिका, इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं कॉर्पस्कल्स। ठीक, इसलिए इसे बोलते हैं कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया है एवरी लाइट सोर्स इमिट्स लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज कॉर्पस्कल्स। यानी प्रत्येक प्रकाश स्रोत जो होता है ये लगातार छोटे छोटे हल्के कणों का उत्सर्जन करता है। ठीक है, इन्हें हम लोग कहते हैं कणिका। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट इन्होंने बताया कि ये जो कॉर्पस्कल्स यानी कणिकाएं होती हैं ये सभी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चलती हैं और इनकी जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन में चलती हैं क्यों? अगर हम ये पेन है इसको हम ऐसे फेंकें तो क्या ये बिल्कुल ऐसे सीधे चलता चला जाएगा? नहीं जाएगा, ये नीचे की ओर ऐसे इसका पाथ बेंड होगा। क्यों? क्योंकि इसमें मास है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है ग्रेविटी के कारण इस पर जो फोर्स नीचे की ओर लगता है तो वेलोसिटी तो आगे की ओर है, फोर्स नीचे की ओर है तो उसका पाथ ऐसे नीचे डिप करता जाता है। लेकिन इन्होंने माना कि ये बहुत ही लाइट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही हल्के कण होते हैं। एम बहुत ही कम होने के कारण ठीक इन पर ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक, और ये बिल्कुल सीधे चलते चले जाते हैं। आप जानते हैं अर्थ हर चीज़ को अपने सेंटर की ओर खींचती कितने फोर्स से, mg फोर्स से, या gm1 m2/r² लगा लें। लेकिन इसका m बहुत कम होने के कारण इन पर लगने वाला फोर्स नेग्लिजिबल होता है, तो ये सीधी लाइन में चलती हैं और अपने साथ एनर्जी जो है वो क्या करते हैं, कैरी करती हैं। तो दीज कॉर्पस्कल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट। यानी कणिका सभी दिशाओं में प्रकाश के वेग से चलती हैं एंड कैरी एनर्जी विद देम, और अपने साथ ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। भाई पार्टिकल्स हैं और इतनी लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं तो अपने साथ काइनेटिक एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। क्लियर है एकदम? When they falls on the retina of the eye, they cause the sensation of sight. यानी इनके हिसाब से अगर किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर कोई कॉर्पस्कल्स यानी कोई कणिका हमारे आंख में पड़ती है तो रेटिना पर उस ऑब्जेक्ट के दिखाई देने ठीक उसके क्या कहते हैं, कॉज द सेंसेशन ऑफ साइट का मतलब होता है कि वो हमें उसे दिखाई देने की संवेदना जो है वो उत्पन्न करती है। यानी सरल भाषा में बोलूँ तो कोई ऑब्जेक्ट हमें कब दिखाई देता है, जब किसी लाइट सोर्स से चलने वाली कोई कणिका यानी कॉर्पस्कल्स किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख पर पड़ता है तब वो ऑब्जेक्ट जो है ठीक है वो हमें क्या होता है, दिखाई देता है। यानी इनके हिसाब से किसी वस्तु का दिखाई देना जो है ये उस ऑब्जेक्ट से टकराकर उससे आने वाली कॉर्पस्कल्स यानी कणिकाएं जो है वो जब हमारी
रेटिना पर पड़ती हैं, ठीक है, यानी आँख पर पड़ती हैं, ठीक है, तो हमें रेटिना पर जो है वो उसके होने का सेंसेशन जो है प्रोड्यूस करती हैं, तो वो ऑब्जेक्ट हमें क्या होता है, दिखाई देता है। क्लियर है? द कॉर्पस्कल्स ऑफ लाइट सोर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर डिफरेंट साइज। यानी उन्होंने माना कि आप जानते हैं कि लाइट में कई कलर होते हैं, तो इनका ये कहना था कि अलग अलग रंगों के ये जो कॉर्पस्कल्स होते हैं, कणिकाएं होती हैं, ये अलग अलग रंगों की होती हैं। यानी अगर वायलेट कलर की कणिका ये है, इंडिगो की इससे बड़ी होगी, अब रेड की मान लो, ऐसे करते करते अलग अलग कलर की जो कणिकाएं होती हैं, ठीक है, ये अलग अलग साइज की होती हैं। तो अलग अलग रंगों के कॉर्पस्कल्स जो होते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं। क्लियर है? इन्होंने ये भी माना था कि जब कोई कणिका यानी कोई कॉर्पस्कल एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है या किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर पड़ता है, तो जिससे टकराया है वो मीडियम इस पर अपने नेचर के हिसाब से उस पर अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगाएगा, डिपेंड करता है वो मीडियम कैसा है। ठीक, तो ये न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहलाता है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ न्यूटन। ठीक, जो लाइट के बारे में एक तरह से कह सकते हैं सबसे प्राइमरी थ्योरी है जो न्यूटन ने दी थी। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। पहला पॉइंट, एवरी लाइट सोर्स एमिट्स लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज कॉर्पस्कल्स, यानी प्रत्येक प्रकाश स्रोत बहुत सारे छोटे छोटे कणों का उत्सर्जन करता है। प्रकाश जो निकलता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में निकलता है। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को जो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं, इन्हें हम लोग हिंदी में कणिका और इंग्लिश में कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इन्होंने बताया कि ये जो कॉर्पस्कल्स होते हैं ये सभी डायरेक्शन में लाइट की स्पीड से क्या होते हैं, चलते हैं और अपने साथ एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इन्होंने बताया कि जब ये कॉर्पस्कल्स हमारे, ठीक है, रेटिना पर पड़ते हैं, ठीक, तो जिससे टकरा कर आए हैं उस ऑब्जेक्ट के वहाँ होने का, ठीक, सेंसेशन जो है वो प्रोड्यूस होता है, यानी उसकी संवेदना हमें मिलती है कि ये वस्तु वहाँ पर है, यानी वस्तु हमें दिखाई देती है इन कॉर्पस्कल्स के उस ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी रेटिना पर गिरने से। और अलग अलग रंगों के जो कॉर्पस्कल्स होते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं। ठीक है, येलो कलर का जितना बड़ा कणिका होगी, रेड कलर की उससे अलग होगी, ब्लू कलर की उससे अलग होगी, अलग अलग कणिकाएं अलग अलग आकारों की होती हैं। इसके अलावा ये भी बताया था, ठीक, उसको भी चाहे तो एक पॉइंट आप बढ़ा सकते हैं कि जब कोई कणिका यानी कोई कॉर्पस्कल, ठीक, किसी मीडियम के पास पहुंचता है, एक मीडियम में चल रहा है, उससे किसी दूसरे मीडियम के जब पास पहुंचता है तो वो दूसरा मीडियम इस पर अपने नेचर के हिसाब से अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगाता है। क्लियर है? लेकिन आगे चल करके ये न्यूटन का, ठीक है, ये जो कणिका सिद्धांत है, जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी है, ये जो है ये रिजेक्ट हो गई। रिजेक्शन के बहुत सारे बेसिस थे, ये ज़्यादा डिटेल्स हम लोग को नहीं पढ़ना, इसका ज़्यादा डिटेल नहीं है। पहले, बहुत पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो इससे हम लोग को रिफ्लेक्शन किया, इन्होंने रिफ्लेक्शन परावर्तन की व्याख्या की, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन की भी इसी थ्योरी से इन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो लाइट के कई अलग अलग जो फिनोमेनाज हैं, ठीक है, वो इन्होंने इससे एक्सप्लेन किए थे, जिसमें प्रमुख रूप से परावर्तन और अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन था। ठीक, लेकिन अब वो सब हम लोग को पढ़ना नहीं, वो हमारे कोर्स में है नहीं। लेकिन फिर भी देखते जरा इनकी रिजेक्शन के क्या रीज़न थे। रिजेक्शन का रीज़न इनका ये था, पहला मैंने ऐसे हिंट के फॉर्म में लिखा हुआ है, जब ये रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया था इन्होंने, तो रिफ्रैक्शन तो प्रूफ हो गया, ठीक है, कि हाँ भाई साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होता है, पर इस प्रूविंग में इन्होंने ये सिद्ध किया था कि लाइट की जो स्पीड होती है वो डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम में ज़्यादा होती है और रेयर मीडियम में क्या होती है, कम होती है। तो इनकी थ्योरी में ये प्रूफ होकर के आया था कि लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में ज़्यादा, सघन माध्यम में ज़्यादा और विरल माध्यम में कम होती है। यानी देखा जाए तो एयर में लाइट की स्पीड कम होगी और वाटर में ज़्यादा हो जाएगी। ये इनसे प्रूफ होकर के आया था, जो आगे चल के गलत सिद्ध हो गया कि पता लगा कि नहीं, लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा किसमें होती है, एयर में होती है, यानी रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। जबकि इन्होंने जो सिद्ध किया था वो सिद्ध किया था कि डेंसर मीडियम में ज़्यादा होती है। तो ये इनके रिजेक्शन का जो सबसे मेन पॉइंट था वो यही था कि इनकी थ्योरी से ये प्रूफ होकर के आता था कि लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में ज़्यादा होती है और रेयर मीडियम में कम होती है। लेकिन जब आगे एक्सपेरिमेंटली लाइट की स्पीड निकाली गई, कई अलग अलग साइंटिस्टों ने निकाली, जिसमें से जैसे फोको ने निकाली, ठीक है, और उन्होंने निकाला कि एयर में लाइट की स्पीड ज़्यादा है और वाटर में कम, तो यानी विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा और सघन माध्यम में कम होती है। ठीक, तो इनकी ये थ्योरी जो है वो रिजेक्ट होने का ये मेन पॉइंट बना। ठीक, इसके अलावा मास ऑफ सोर्स शुड बी डिक्रीज। ठीक, यानी अगर हमें माने कोई लाइट सोर्स लगातार बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स इमिट कर रहा है तो ठीक है, उन पार्टिकल का मास बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बल्ब है वो 1 महीने से जल रहा है, तो अब तक जाने उसने कितने पार्टिकल इमिट कर दिए होंगे, तो थोड़ा ही थोड़ा सही लेकिन इतने सारे पार्टिकल भी तो निकले हैं।
तो सोर्स का मास धीरे धीरे क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। हाँ भाई, 1 पार्टिकल 2 पार्टिकल 100-200 पार्टिकल निकलेंगे, तब तक मास में चेंज हमें महसूस नहीं होगा। लेकिन अब कोई बल्ब अगर 1 महीने से जल रहा है तो लगातार इतने पार्टिकल वो इमिट कर चुका है कि अब तो उसका कुछ मास डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो सोर्स का मास जो है वो डिक्रीज होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं, ठीक। ये रिजेक्शन का एक दूसरा बेस हुआ, ठीक। इसके अलावा इंटरफेरेंस जो हम लोग पढ़ चुके हैं, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन यानी व्यतिकरण, ध्रुवण और विवर्तन। इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण, पोलराइजेशन यानी ध्रुवण और डिफ्रैक्शन विवर्तन अभी आपने नहीं पढ़ा, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इनको ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या तो करती है, ठीक, लेकिन प्रकाश ये भी गुण तो दिखाता है, व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक। इसके अलावा अगर हम ये मानते हैं कि लाइट सोर्स से लाइट पार्टिकल के फॉर्म में इमिट हो रही है, तो फिर इन कॉर्पस सेल्स की जो स्पीड है वो सोर्स के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि जिस सोर्स का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा है तो उससे जो पार्टिकल निकलेगा वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक। लेकिन हम ये जानते हैं कि लाइट की स्पीड जो होती है, कोई भी सोर्स अगर एयर में है, चाहे वो कम टेम्परेचर पर हो चाहे वो ज़्यादा टेम्परेचर पर हो, उससे लाइट जो निकलती है उसकी स्पीड एक ही होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इनके हिसाब से अगर पार्टिकल के फॉर्म में इमिट हो रहा है तो जो ज़्यादा टेम्परेचर पर है सोर्स वो ज़्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल इमिट करेगा। अब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, उससे उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी। तो यानी स्पीड टेम्परेचर पर डिपेंड करनी चाहिए इस थ्योरी के हिसाब से, जो कि नहीं होता। तो ये इस थ्योरी के रिजेक्शन के कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिस कारण से ये रिजेक्ट हो गई, ठीक। रीज़न है मेन, ठीक है। सबसे मेन रीज़न ये है कि इन्होंने प्रूव किया था कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है और रेयर मीडियम में कम। लेकिन जब ये प्रूव हो गया कि नहीं, डेंसर मीडियम में ज़्यादा होती है, रेयर मीडियम कम, ये इन्होंने बताया था। लेकिन आगे प्रूव हो गया नहीं, रेयर मीडियम में ज़्यादा और डेंसर मीडियम में कम होती है। इसके अलावा लाइट अगर पार्टिकल के फॉर्म में इमिट हो रही है तो पार्टिकल कितने भी हल्के क्यों ना हो, लेकिन अगर लगातार इमिट हो रहे हैं तो काफ़ी समय बाद सोर्स के मास में कुछ कमी होनी चाहिए, पर सोर्स के मास में कमी नहीं महसूस होती। इसके अलावा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन यानी व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण जैसी घटनाओं की ये कोई व्याख्या नहीं कर पाए। इसके अलावा अगर लाइट पार्टिकल के फॉर्म में है तो फिर सोर्स से पार्टिकल के फॉर्म में निकल रही है तो उसकी स्पीड अलग अलग टेम्परेचर वाले सोर्स के लिए क्या होनी चाहिए, अलग अलग। पर एयर में या किसी भी मीडियम में कई सोर्स लगा दीजिए अलग अलग टेम्परेचर के, ठीक, लेकिन सबसे लाइट एक ही स्पीड से निकलती है, ठीक। तो इस कारण से, ठीक है, ये कुछ रीज़न है जिससे ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हो गई। लगभग इसी समय पे इन्होंने अपनी थ्योरी लगभग जो है 1675, ठीक, 16,075 के आसपास दी थी। इसी समय के आसपास 75-78 के आसपास, ठीक, लाइट के ही बारे में एक हाइगेंस थ्योरी भी आई थी जिसमें हाइगेंस ने माना था कि लाइट जो है ये वेव है, ठीक। तो अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, नेचर ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं तो अलग अलग साइंटिस्ट ने लाइट का नेचर क्या बताया। न्यूटन ने बताया पार्टिकल है, हाइगेंस ने बताया कि लाइट जो है ये वेव है, ठीक। तो हाइगेंस का वेव प्रिंसिपल भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो अभी आपको अगर चाहिए तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग हाइगेंस थ्योरी जो है वो पढ़ते हैं। तो चलिए, अब हाइगेंस थ्योरी जानने से पहले, हाइगेंस की वेव थ्योरी लाइट के बारे में जानने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट, इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं तरंगाग्र, ये क्या चीज़ होती है। आप जानते हैं कि जब भी कोई वेव किसी मीडियम में चलती है, जब भी कोई तरंग माध्यम में चलती है, तो वो मीडियम के जिस पार्टिकल के पास पहुंचती, तरंग होती क्या है, तरंग मीडियम में प्रोड्यूस एक डिस्टर्बेंस होता है, एक माध्यम में उत्पन्न एक हलचल होती है, और ये हलचल, ये डिस्टर्बेंस जब किसी पार्टिकल के पास पहुंचता है तो वो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से इधर उधर ऑसिलेट होने लगता है, यानी वो भी ऑसिलेशन करने लगता है, ठीक। तो जब कोई वेव किसी मीडियम में चलती है तो मीडियम के पार्टिकल जो होते हैं वो ऑसिलेट होते हैं। किसी पर्टिकुलर टाइम पर ऐसे सारे पार्टिकल जिनकी फेज सेम हो, सेम फेज में ऑसिलेट होने वाले पार्टिकल को अगर हम लोग क्या कर दें, मिला दें, तो जो सरफेस बनता है उस सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। समान कला में कंपन करने वाले कणों को मिलाने से जो पृष्ठ बनता है उसे तरंगाग्र कहते हैं। यानी तरंगाग्र एक ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर उपस्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं। तो वेव फ्रंट एक ऐसा सरफेस होता है जिसमें प्रेजेंट सभी पार्टिकल जो है वो सेम फेज में वाइब्रेट होते हैं। आपने प्लेन प्रोग्रेसिव वेव
फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, और उसमें हम लोग पढ़ते थे वेव इक्वेशन y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। आप कहते थे किसी टाइम t पर ओरिजिन से x डिस्टेंस पर जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट निकालने की इक्वेशन है, और इसमें जो टर्म है ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही टाइम t पर उस पार्टिकल की फेज होती है। किस पार्टिकल की? जो ओरिजिन से x डिस्टेंस पर है, ओरिजिन का मतलब सोर्स से, ठीक। तो अगर हम देखें तो ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई वेव की, कोणीय आवृत्ति, ठीक, और k हो गया प्रोपगेशन कांस्टेंट 2 पाई लैम्डा इसकी वैल्यू होती है। तो किसी दी गई वेव के लिए ओमेगा और k तो कांस्टेंट है उसी मीडियम में जब तक वेव चल रही है तब तक। तो इसका मतलब किसी जो फेज होती है वो किसका फंक्शन है? टाइम का और पोजीशन का। फेज जो है फाई वो डिपेंड करती है टाइम पर, यानी किसी पार्टिकल की फेज टाइम बदलने पर क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। या इस पार्टिकल की फेज कुछ है और इससे कुछ डिस्टेंस आगे दूसरा पार्टिकल लोगे तो उसी टाइम पर उसकी फेज चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्स चेंज हो गया। तो जो फेज होती है ये टाइम और पोजीशन का फंक्शन होती है। क्लियर है ये बात? ठीक। टाइम बदलने पर भी फेज चेंज होती है और पोजीशन चेंज करने पर भी चेंज होती है। मान लीजिए कि ये कोई सोर्स है, ये कोई वेव सोर्स है जो सभी तरफ, मान लीजिए जैसे कोई पॉइंट सोर्स है लाइट का। अब ये पॉइंट सोर्स है तो इससे इधर भी लाइट जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, चारों तरफ लाइट जा रही होगी, ठीक है। भाई एक बल्ब अगर है, ठीक है, तो वो तो चारों तरफ प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक। तो ये पॉइंट सोर्स है, इससे लाइट हर तरफ जा रही होगी, इससे लाइट इधर भी जा रही होगी, 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 हर तरफ इससे लाइट जो है वो निकल रही होगी। क्लियर है? अब अच्छा ये 2 डायमेंशनल फिगर है, एग्जैक्टली 3 डायमेंशन में देखें तो इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी, इधर भी, ठीक। तो चारों तरफ लाइट जा रही होगी। अब अगर मान लीजिए हम माने कि पहले जिस समय इसने लाइट वेव या जिस समय इसने वेव इमिट करना चालू किया, बिल्कुल t इक्वल टू 0 पर, ठीक है, t इक्वल टू 0 पर, ठीक है, कि t सेकेंड बाद अगर हम देखें तो लाइट की स्पीड c, ठीक। तो t सेकेंड में लाइट जो है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? ct डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। भाई दूरी बराबर चाल गुणे समय, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टाइम। तो अगर हम माने कि यहां से लाइट ने चलना चालू किया, ठीक, तो t सेकेंड बाद ये ct डिस्टेंस का तय ट्रेवल करके लाइट इस पॉइंट p1 पर पहुंचेगी, यानी वेव इस पॉइंट p1 पर पहुंची इस तरफ। ऐसे ही इधर भी ct डिस्टेंस ट्रेवल करके p2 पर पहुंचेगी, ct डिस्टेंस इधर किसी पॉइंट p3 पर पहुंचेगी, इधर किसी पॉइंट p4 पर पहुंचेगी, इधर किसी पॉइंट p5 पर पहुंचेगी, यहाँ p6, p7, p8, किसी भी तरफ जाएगी तो पहुंचेगी तो ct डिस्टेंस ट्रेवल करके ही ना। यानी ये सारे पॉइंट जो हैं ये इस सोर्स से सेम डिस्टेंस पर हैं, और सब पर पार्ट जो ct डिस्टेंस पर, सब ct डिस्टेंस पर है, तो सब पर वेव जो है वो एक साथ पहुंचेगी। जब इस पर पहुंचेगी तभी वेव इस पर पहुंचेगी। तो जैसे ही इस पर वेव पहुंची इसने ऑसिलेट होना चालू कर दिया, उसी समय इसने भी ऑसिलेट होना चालू किया, उसी समय चूंकि सभी इससे सेम डिस्टेंस पर हैं और सब पर वेव एक साथ पहुंचे, यानी जैसे t सेकेंड बाद ये सब ऑसिलेट होना स्टार्ट करेंगे, यानी सबके ऑसिलेशन की फेज क्या होगी? सेम होगी। आप जानते हैं फेज क्या होती है, कला क्या होती है? कला वो राशि होती है जो कंपन करने वाले कण की स्थिति और गति की दिशा को बताती है कि पार्टिकल की पोजीशन क्या है और उसके डायरेक्शन क्या है, ठीक, ऑसिलेशन की, यही तो फेज होती है। तो इस सोर्स से निकलने वाली वेव इस पार्टिकल के पास जितने समय पहुंचेगी उसी समय यहाँ पहुंची, उसी समय यहाँ पहुंची, उसी समय, यानी जब इसने अपने ऑसिलेशन स्टार्ट किए उसी समय इसने भी स्टार्ट किए, उसी समय इसने भी स्टार्ट किए, उसी समय इसने भी, तो सब ने एक साथ ऑसिलेशन स्टार्ट किए, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारे पार्टिकल जो है ये क्या होंगे? सेम फेज में होंगे, सबकी फेज सेम है, क्योंकि सब ने बिल्कुल अभी अभी ऑसिलेशन स्टार्ट किए, यानी कह सकते हो सब अभी अभी अपनी मीन पोजीशन से चले हैं। तो अगर इन सारे पार्टिकल्स को हम क्या कर दें? मिला दें। इन सारे पार्टिकल्स को अगर हम मिला दें तो ये जो प्लेन बनेगा, अब वो एग्जैक्टली ठीक से ड्रा नहीं हो रहा है, आप इक्वल डिस्टेंस ct पर बनाएं तो ये क्या बनेगा? अब यहाँ बोर्ड पर तो ये सर्किल बना हुआ है, पर आप ये सोचिए सर्किल नहीं, ये क्या होगा? ये स्फीयर होगा। 3 डायमेंशन की बात हो रही थी, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रही वेव, इधर भी जा रही, तो इससे ct डिस्टेंस पर यहाँ, इधर, हर तरफ।
अब ये सारे पार्टिकल जो हैं इस सोर्स से ct डिस्टेंस पर, ठीक, ये टाइम t पर सबकी फेज क्या होगी, सेम होगी। इन सबको मिला दीजिए, सबको मिला दिया तो ये जो सरफेस बना, इस सरफेस पर जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट हैं इन सब की फेज क्या होगी, समान होगी। तो ये एक ऐसा प्लेन हुआ जिस पर प्रेजेंट सभी पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट हो रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये वेव फ्रंट कहलाएगा। क्लियर है? तो वेव फ्रंट क्या होता है, समान कला में कंपन करने वाले कणों को मिलाने से जो पृष्ठ बनता है उसे हम तरंगाग्र कहते हैं। या हम लोग ये कह सकते हैं लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज एट एनी इंस्टेंट। यानी सेम फेज में वाइब्रेट होने वाले सभी पार्टिकल का जो लोकस होता है, ठीक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं वेव फ्रंट। क्लियर हो गया वेव फ्रंट क्या है? सबकी समझ में आ गई बात? ठीक है। तो वेव फ्रंट क्या होता है ये हम लोग जान गए। ठीक, जब भी किसी मीडियम में वेव चलती है तो मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट होते हैं। सेम फेज में किसी टाइम पर सेम फेज में ऑसिलेट होने वाले पार्टिकल्स को मिलाने से जो सरफेस बनता है उस सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया वेव फ्रंट क्या होता है। चलिए अब आती है बात टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट कितनी तरह का होता है? तो वेव फ्रंट हम लोग मेनली 3 तरह के मानते हैं। एक स्फेरिकल वेव फ्रंट जो मैंने यहाँ बना रखा है, ठीक, स्फेरिकल वेव फ्रंट यानी गोली तरंगाग्र। तो गोली तरंगाग्र का तो एग्जाम्पल यही है कि अगर सोर्स जो है वो पॉइंट सोर्स होगा, अगर सोर्स पॉइंट सोर्स होगा तो उससे सभी तरफ वेव जो है वो क्या हो रही होंगी, इमिट हो रही होंगी। सभी डायरेक्शंस में वेव जो है वो इमिट हो रही होंगी। और यहां पर हम इस सोर्स को सेंटर मान करके किसी भी रेडियस का अगर एक स्फीयर इमेजिन करें तो इस स्फीयर पर जितने भी पार्टिकल होंगे, ये जितने भी पार्टिकल होंगे, ठीक है, यहाँ पर भी पार्टिकल, यहाँ पर, ये सब सेम फेज में होंगे। क्यों? क्योंकि इससे चलने वाली वेव इस पर जितने समय में पहुँचेगी उसी समय में इस पर पहुँचेगी, उतने ही समय में यहाँ पहुँचेगी। सभी पार्टिकल तक इस सोर्स एस से चलने वाली वेव सेम टाइम पर पहुँचेगी। और जब पार्टिकल तक वेव पहुँचती तभी तो वेव पार्टिकल ऑसिलेट होना चालू होता है। तो जिस क्षण तरंग इस पर पहुँची उसी क्षण यहाँ पहुँची, उसी क्षण यहाँ पहुँची। तो जब ये वह ऑसिलेशन चालू करेगा तभी इस सरफेस पर जितने पार्टिकल हैं सबने उसी समय ऑसिलेशन चालू किए होंगे। तो सब एक साथ ऑसिलेशन चालू करेंगे तो ये सब सेम फेज में होंगे। तो ये कैसा, ये क्या बना, ये गोला बना। तो हम कहते हैं इस समय जो वेव फ्रंट है वो कैसा है, गोल है। ठीक, और सोर्स से अगर हम वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर कोई लाइन खींचें, सोर्स से वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर कोई लाइन खींचे तो ये वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सोर्स से वेव फ्रंट के, आप जानते हैं रेडियस जो होती है ये गोले के किसी भी बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो सोर्स से अगर हमें इस पर परपेंडिकुलर खींचना है तो क्या करें, रेडियस ही तो परपेंडिकुलर होगी। तो ये सब वेव प्रोपोगेशन की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। इसे हम लोग बोलते हैं रे। रे माने प्रकाश किरण के चलने की दिशा। ठीक, रे क्या बताती है कि लाइट इस पाथ पर चल रही है तो इससे चलने वाली लाइट ये होगी। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हमेशा लाइट या वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होती है। वेव हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर चलती है। तो वाइस वर्सा, यानी इसका ठीक उल्टा ये भी होगा कि वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर जो सरफेस हम बनाएंगे, वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर जो सरफेस हम बनाएंगे वो हमेशा क्या होगा, वो वेव फ्रंट होगा। ये जो हमने उल्टा बताया है ये वेव फ्रंट का शेप डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहाँ पर वेव फ्रंट कैसा होगा उसका शेप डिसाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तरंग चलने की दिशा के लंबवत जो पृष्ठ आप खींचेंगे वो तरंगाग्र होगा। कहते तो ये है कि तरंगाग्र के लंबवत तरंग चलने की दिशा होती है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो है वो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होती है। और वेव अगर लाइट वेव है तो इसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम लोग रे कहते हैं, किरण कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तरंग चलने की दिशा के लंबवत जो पृष्ठ हम खींचेंगे वो तरंगाग्र होगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। उसके बाद में सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब होता है? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट तब होता है कि अगर कोई लीनियर लाइट सोर्स है, रेखीय स्रोत है, लीनियर लाइट सोर्स है, जैसे लीनियर स्लिट होती है, ठीक है, तो लीनियर लाइट सोर्स है जो सभी डायरेक्शन में लाइट इमिट कर रहा है। ये लीनियर लाइट सोर्स है और ये सभी डायरेक्शन में लाइट इमिट कर रहा है, इधर भी, इधर भी, हर डायरेक्शन में अगर ये लाइट इमिट कर रहा है तो यहाँ पर वो सारे पार्टिकल
जो सेम फेज में वाइब्रेट होंगे। अगर ये लीनियर लाइट सोर्स है, इससे इधर भी वेव इमिट हो रही है, इधर इधर, इस पॉइंट से इधर 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 इधर, ऐसे पीछे भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी। तो एक ऐसा सरफेस जो इन सभी वेव के क्या, वो परपेंडिकुलर, अभी बताया मैंने आपको कि वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर जो सरफेस खींचोगे वो वेव फ्रंट होगा। ठीक, वेव फ्रंट होगा मतलब उसमें जितने पार्टिकल होंगे सब सेम फेज में वाइब्रेट हो रहे होंगे। तो अब इमेजिन करिए कि ये लाइट सोर्स है, ठीक, जो सभी डायरेक्शन में, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी वेव इमिट कर रहा है अपने हर पॉइंट से। ठीक, तो अगर हम क्या करें, इसको एक्सिस मान करके, इसको एक्सिस मान करके किसी भी सरफेस के सिलेंडर को इमेजिन करें, इसको एक्सिस मान करके अगर हम किसी भी सिलेंडर, रेडियस के सिलेंडर को इमेजिन करें, तो आप जानते हैं फिर ये सारी वेव इस सिलेंडर की क्या होंगी, रेडियस होंगी। और रेडियस होने के कारण जिस पॉइंट से निकल रही होंगी उस पॉइंट पर क्या होंगी, परपेंडिकुलर, क्योंकि रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक, तो ये अगर इधर से ऐसे निकल रही है तो ये यहाँ पर परपेंडिकुलर होगी, ये भी परपेंडिकुलर होगी, ये भी, ये भी। और सोचिए ये है सामने ऐसे सरफेस है सिलेंड्रिकल, सिलेंडर का सरफेस ऐसे जा रहा है, तो जो वेव ऐसे जा रही होगी ऐसे, वो भी तो यहाँ परपेंडिकुलर होगी। तो ये सरफेस ऐसा हुआ, ठीक है, जो सभी वेव के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो वेव परपेंडिकुलर के सरफेस, परपेंडिकुलर के वेव के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर सरफेस खींचा गया, तो ये क्या होगा, ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो गया। चूंकि ये पूरा सरफेस जो है, ठीक, ये सभी वेव जो इससे निकल रहे हैं उसके परपेंडिकुलर है, और वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर जो सरफेस होता है वो वेव फ्रंट होता है। तो ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो गया, यानी यहाँ पर सेम फेज में वाइब्रेट होने वाले पार्टिकल एक सिलेंड्रिकल सरफेस पर प्रेजेंट होंगे। मान लीजिए टाइम टी पर है, थोड़ा समय और बीत जाए तो ये सिलेंडर क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। भाई वेव तो आगे बढ़ती जा रही है ना, ठीक। तो टाइम टी पर जैसे हमने देखा कि वेव ने कितनी डिस्टेंस तय की, सी टी, तो सी टी रेडियस का हमने ये सिलेंडर बनाया। अगर हम थोड़े अधिक समय टी डैश, और ये मान लेते टी डैश टी से ज़्यादा है, तो टी समय में लाइट ने कितनी डिस्टेंस है, बल्कि सी टी, टी डैश समय में सी टी डैश। अब टाइम अगर ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी तो ज़्यादा होगी, और डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो हम सी टी डैश रेडियस का सिलेंडर बनाएंगे ऐसे। तो यानी टाइम बीतने के साथ साथ ये वेव फ्रंट, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो या स्फेरिकल हो, ये साइज में क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। तो वेव फ्रंट बढ़ने को, वेव जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है। क्लियर है? अच्छा, अब तीसरी तरह का जो वेव फ्रंट होता है, तीसरी तरह का जो वेव फ्रंट होता है वो होता है प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट यानी समतल तरंगाग्र, ठीक, समतल तरंगाग्र। वास्तव में होता यह है कि पॉइंट सोर्स से चलने वाली रे जब आगे बढ़ती, ठीक, आपने पढ़ा है बहुत दूर से आने वाली तरंगों को हम एक दूसरे के समांतर मानते हैं। जैसे सूर्य से आने वाली तरंगें पृथ्वी तक आते आते हम मान लेते हैं क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। अगर तरंग बहुत दूर से आ रही तो आप कहते हैं अनंत से आने वाली तरंगों को हम कैसा मानते हैं, पैरेलल मानते हैं। तो अगर सोर्स बहुत दूर रखा है तो हम ये मानते हैं कि उससे आने वाली जो वेव होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। पैरेलल होंगी तो यहाँ एक ऐसा सरफेस खींचा जाए जो सभी वेव पर परपेंडिकुलर हो। तो सोचिए अगर सारी वेव ऐसे आ रही एक दूसरे के पैरेलल, यूं ऐसे, ठीक, तो एक प्लेन सरफेस जो आप बनाएंगे तो ये सारी वेव जो होंगी ये उनके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक। अरे भाई सारी वेव ऐसे आ रही तो कोई प्लेन सरफेस ऐसे खड़ा कर दो, ठीक। तो ये सरफेस ऐसा है जो सभी तरंगों पर लंब है, और ये कैसा है, प्लेन है। तो यहाँ पर वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन होगा। तो जब वेव एक दूसरे के पैरेलल होती है, पैरेलल और एक ही डायरेक्शन में चल रही है, सभी वेव एक दूसरे के पैरेलल हैं और सेम डायरेक्शन में चल रही है। एक वेव ये इसके बगल में, फिर इसके बगल में, फिर इसके ऊपर नीचे, सब पैरेलल ऐसे आ रही हैं। तो कोई भी प्लेन सरफेस ऐसे बना दो, सब पर लंब होगा, ठीक। तो ये वेव फ्रंट जो होगा प्लेन होगा, यानी यहाँ पर सेम फेज में वाइब्रेट होने वाले पार्टिकल प्लेन सरफेस पर होंगे। क्लियर है? तो वेव फ्रंट स्फेरिकल कब होता है, जब पॉइंट सोर्स सभी डायरेक्शन में लाइट रे इमिट करता है, सभी दिशाओं में तरंगें उत्सर्जित करता है। स्फेरिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार तरंगाग्र कब होगा, जब रेखी स्रोत हो जो सभी दिशाओं में तरंगें उत्सर्जित कर रहा हो, वहां पर समान कला में कंपन करने के कारण एक बेलनाकार पृष्ठ पर उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर बेलनाकार तरंगाग्र होगा। और प्लेन वेव फ्रंट तब होगा जब तरंगें एक दूसरे के समांतर चल रही हैं। या इसको दूसरे ढंग से हम ये भी समझ सकते हैं कि सोचिए कि ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट था ये इतना से इतना बड़ा हो गया, टाइम बीता,
टाइम बीतता जाएगा तो ये और बड़ा होता चला जाएगा, और जब ये स्फीयर बहुत बड़ा हो जाएगा तो अगर कोई ऑब्जर्वर इसके छोटे से पोर्शन को देखेगा, छोटे से पोर्शन को देखेगा तो उसे ये सरफेस कैसा दिखाई देगा? फ्लैट दिखाई देगा। तो चाहे वो स्फेरिकल वेव फ्रंट हो या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो, यानी गोलीय तरंगाग्र हो या बेलनाकार तरंगाग्र हो, अगर समय हम ज़्यादा ले रहे हैं तो ये ग्रो होते होते, बड़ा होते होते इतना बड़ा हो जाएगा कि जब हम उसके एक छोटे से पोर्शन को देखेंगे तो उसकी जो वक्रता है, उसकी जो कर्वनेस है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर जितनी ज़्यादा हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या जितनी ज़्यादा हो जाएगी, उसकी वक्रता यानी उसकी कर्वनेस उतनी कम हो जाएगी, वो उतना ही ज़्यादा फ्लैट होता जाएगा। ठीक, तो जब हम उसके एक छोटे से पोर्शन को देखेंगे तो वो हमें कैसा दिखाई देगा? फ्लैट दिखाई देगा। अब जैसे सन है, सन को हम पॉइंट सोर्स मानते हैं, तो उसका वेव फ्रंट कैसा होता है? स्पेरिकल। स्पेरिकल वेव फ्रंट पृथ्वी तक आते आते इतना बड़ा हो जाता है कि जब हम उसको ऐसे देखेंगे तो हमें उसकी कर्वनेस बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। ठीक, वो हमें कैसा दिखाई देगा? फ्लैट दिखाई देगा। वैसे तो हम ये कहते हैं अनंत से आने वाली किरणें समांतर हम मानते हैं, तो लेकिन इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। आप ये कह सकते हैं सन से आने वाली रे पृथ्वी तक आते आते पैरेलल हो गई, या हम ये समझे कि ये स्पेरिकल वेव फ्रंट आकार में क्या हुआ? बड़ा होते होते इसका आकार इतना बड़ा हो गया कि जब हम इसको पृथ्वी से देख रहे हैं तो ये इतना बड़ा है कि हमें इसका सरफेस जो है कैसा दिखाई दे रहा है? फ्लैट दिखाई दे रहा है। भाई पृथ्वी भी तो गोल है, लेकिन जब हम उसको जमीन को देखते हैं तो क्या हमें जमीन गोल दिखाई दे रही है? तो हमें फ्लैट दिखाई देती है। ठीक, तो कहने का मतलब ये कि प्लेन वेव फ्रंट जो है वो कोई नया वेव फ्रंट नहीं होता। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट या स्पेरिकल वेव फ्रंट जब साइज में बहुत बड़ा हो जाता है, और ये कब होगा? जब सोर्स, चाहे वो पॉइंट सोर्स हो या लीनियर सोर्स हो, ये अगर बहुत दूर है तो उससे चलने वाले स्पेरिकल वेव फ्रंट या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हम तक आते आते उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनकी कर्वनेस बहुत कम हो जाती है, वो बिल्कुल लगभग फ्लैट हो जाते हैं। तो वो हमें कैसे दिखाई देते हैं? समतल दिखाई देते हैं। तो इस तरह से ये वेव फ्रंट के प्रकार हो गए। कितनी तरह का होगा वेव फ्रंट? क्लियर है? चाहे तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। वेव फ्रंट के ही कुछ और भी पॉइंट देख लें जरा। जैसे मान लीजिए आपसे कह दें कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस पर पैरेलल रे गिरती हैं, तो आप जानते हैं कि पैरेलल रे जो होती हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस पे गिरेंगी तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, ये इनको एक पॉइंट पर मिला देगा। तो ये इनको एक सिंगल पॉइंट पर मिलाता है, हम जानते हैं ये फोकस कहलाता है। तो ये इंसिडेंट रे हैं आपतित किरणें, ये इमर्जेंट रे हैं निर्गत किरणें। अगर कोई हमसे कहे कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे इनके लिए वेव फ्रंट कैसा होगा, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के लिए वेव फ्रंट बनाइए, आपतित तरंगों और निर्गत तरंगों के लिए तरंगाग्र बनाइए। तो हम देख रहे हैं इंसिडेंट रे तो पैरेलल है एक दूसरे के, पैरेलल है तो यहाँ वेव फ्रंट क्या हो जाएगा? यहाँ प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। यहाँ पर प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। आप केवल एक ऐसे लकीर भी खींच सकते हैं कि ये सभी तरंगों पर क्या है? लंब है। ठीक, अब ये जो इमर्जेंट रे हैं, निर्गत किरणें हैं, ये कैसी हैं? ये कन्वर्जिंग है, सिकुड़ रही हैं, इस पॉइंट पर सिकुड़ रही हैं। ठीक, और हमें पता है तरंगाग्र की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कि तरंग चलने की दिशा के लंबवत होता है। तो यहाँ पर एक ऐसा सरफेस खींचे जो इन सब पर परपेंडिकुलर हो। अब सोचिए इन सब पर परपेंडिकुलर जो सरफेस होगा वो वेव फ्रंट हो जाएगा। तरंग चलने की दिशा के लंबवत जो पृष्ठ होता है वो तरंगाग्र होता है। तो हम क्या करें, जिस पॉइंट पर ये मिल रही है, अगर हम इस पॉइंट को सेंटर मान करके किसी रेडियस का स्फीयर इमेजिन करें, ये इसको सेंटर मान करके अगर हम किसी रेडियस का स्फीयर इमेजिन करें, ठीक है, तो ये जो स्फीयर हमने खींचा, ठीक, अब अगर आप देखें तो ये लाइन इसकी रेडियस होगी कि नहीं होगी? ये भी इसकी रेडियस होगी, ये भी इसकी रेडियस होगी। तो ये सब इसके क्या हो गए? परपेंडिकुलर हो गए कि नहीं हो गए? ठीक, तो फिर ये एक ऐसा सरफेस हुआ जो इन सभी तरंगों पर क्या है? लंब है। तो ये क्या हुआ? ये आपतित किरणों के लिए तरंगाग्र जो है वो समतल होगा और निर्गत किरणों के लिए तरंगाग्र ऐसा होगा। क्लियर है? ये हमने क्या ध्यान रख के बनाया कि तरंगाग्र एक ऐसा पृष्ठ होता है जो तरंगों के लंबवत होता है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद में मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि अगर यही लेंस
कॉनकेव लेंस होता, अवतल लेंस होता। अवतल लेंस पर पैरेलल रे गिरती तो आप जानते हैं ये इनको फैला देता है ऐसे, पीछे की ओर बढ़ाने पर ये रे हमें एक कॉमन पॉइंट से आती हुई मालूम पड़ती है। ये क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, रे को फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है। तो ये इंसिडेंट रे हैं और ये इमर्जेंट रे हैं। हमें आपतित और निर्गत किरणों के लिए तरंगाग्र बनाना है। आपतित किरणें फिर से एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो वेव फ्रंट जो होगा वो प्लेन वेव फ्रंट होगा, समतल। इस बार तरंगें ऐसे जा रही हैं। अब निर्गत किरणों के लिए हमें एक ऐसा तल खींचिए जो इन सब पर, ये भी एक वेव होगी, इन तीनों के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, क्योंकि तरंग चलने की दिशा के लंबवत तरंगाग होता है। क्योंकि हमने पढ़ा है तरंगाग के लंबवत तरंग चलने की दिशा होती है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन होती है। तो वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर इसका मतलब वेव फ्रंट होगा। तो हम क्या करें, पीछे बढ़ाने पर जिस पॉइंट पर मिल रही थी, अगर हम इस पॉइंट को सेंटर मान करके एक रेडियस ले करके एक स्फीयर ड्रा करें, अगर ऐसे, ठीक, इसको सेंटर मान करके हमने एक स्फीयर ड्रा किया, तो अब ये लाइन इसकी रेडियस होगी, इस स्फीयर की ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी। अगर ये सब रेडियस होगी तो ये सब परपेंडिकुलर होंगी इस सरफेस के, क्योंकि त्रिज्या गोले के जिस बिंदु पर जाकर मिलती है उस बिंदु पर लंब होती है। तो देखिए ये सरफेस ऐसा हुआ जो सभी वेव के परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया, ये वेव फ्रंट हो गया। तो यहाँ पर दोनों जगह इंसिडेंट वेव फ्रंट प्लेन था, इमर्जेंट वेव फ्रंट कर्व है, लेकिन यहाँ पर कर्व ऐसे और यहाँ पर ऐसे बनेगा। क्लियर है? ठीक। अच्छा, मान लीजिए कि कॉनकेव मिरर होता है, इस पर पैरेलल रे गिर रही हैं। आप जानते हैं कॉनकेव मिरर जो होता है, अवतल दर्पण, ये कन्वर्जिंग मिरर होता है, किरणों को सिकोड़ देता है। अब यहाँ पर अगर हमें आपतित तरंगों के लिए वेव फ्रंट बनाना है तो वो प्लेन होगा, इस पर भी लंब है, इस पर भी लंब है। तो ये एक ऐसा सरफेस जो तरंग चलने के साथ लंबवत है, तो ये वेव फ्रंट हुआ। क्लियर है? और रिफ्लेक्टेड के लिए अगर बनाना है, ठीक, तो एक ऐसा सरफेस खींचे जो इन दोनों पर लंब हो। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को जहां पर मिल रहे इसको सेंटर मानकर किसी भी रेडियस का आप स्फीयर ड्रा कर दीजिए। ठीक है, किसी भी रेडियस का अगर आप स्फीयर ड्रा कर देंगे, ठीक, ये तो देखिए ये इसकी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, इसका मतलब ये रे भी इसके परपेंडिकुलर है और ये रे भी परपेंडिकुलर। तो ये एक ऐसा सरफेस हो गया जो दोनों के परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा, वेव फ्रंट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर वेव फ्रंट खींचते समय हम इसी प्रिंसिपल का यूज कर रहे हैं कि वेव फ्रंट एक ऐसा सरफेस होता है जो वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है। तो ये पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है कि वेव फ्रंट एक ऐसा सरफेस होता है जो वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? ठीक, तो ये हम लोगों ने वेव फ्रंट जाना क्या होता है। ठीक, और अब हम लोग तैयार हैं हाइगेंस थ्योरी पढ़ने के लिए, हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ने के लिए, ठीक, जिसके हिसाब से लाइट जो होती है, ठीक है, ये वेव फॉर्म में प्रोपगेट होती है। लाइट का जो प्रोपगेशन होता है वो वेव नेचर के हिसाब से होता है। तो वेव नेचर के हिसाब से लाइट का प्रोपगेशन कैसे होता है ये हम लोग जानेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।